इस सेशन के अंदर हम लोग तीन लीगल अफेयर्स को कवर करेंगे जो बोलना चाहिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर्स हैं इस पूरे महीने के। और इनके क्लैट 2026 में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हायर है, क्योंकि लीगल अफेयर्स आते हैं, ये तो आप सबको अच्छे से पता ही है। लीगल अफेयर्स आपको जीके के सेक्शन में आ सकते हैं या फिर लीगल रीजनिंग के सेक्शन में आ सकते हैं। इनके ऊपर पैसेजेस को फ्रेम किया जा सकता है। हालांकि हम लोग टॉपिक पे डायरेक्टली डाइव इन करें उससे पहले मैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज बता देता हूं आपको। ये रहा आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग सा जीके ट्रैकर। जीके ट्रैकर क्या होता है? ये आपको बताता है पूरे के पूरे मंथ में क्या सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जो आपको पढ़ने चाहिए, और क्लैट 2026 में या 2027 में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स। अब इन टॉपिक्स को मैंने कैटेगराइज कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अलग अलग हेडिंग्स के अंडर में। फर्स्ट हेडिंग है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अफेयर्स, की लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स क्या हुए, इन्हीं को हम लोग करंट लीगल अफेयर्स या फिर करंट लीगल नॉलेज भी बोलते हैं। अब ये जो सारे अफेयर्स हैं, इनमें से हम लोग थ्री अफेयर्स को आज पढ़ने वाले हैं। और जो एक फोर्थ अफेयर है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट, जो नया आया है 2025 में, उस पर मैं ऑलरेडी एक लाइव कंडक्ट कर चुका हूं आप लोग के लिए, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। वो शायद आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट मैंने जो भी आ सकती है चीजें वो आपके लिए कवर की हैं, उसके बियॉन्ड मैंने कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है। ना ही ये कोशिश की है कि आपके लिए प्रॉब्लम कॉज हो वहां पे। अब इसके बाद तीन इंपॉर्टेंट अफेयर्स हैं जो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बहुत ही अमेजिंग से बोर्ड्स रेडी किए हैं आप लोग के लिए, आप उनको भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पूरे चीज के बहुत अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स आपको ज्यादा हेल्प करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सारे नोट्स जो वन पेजर नोट्स हो, एक सिंगल पेज में आपके पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड लास्टली एक छोटी सी चीज़ कि अगर आप चाहते हो कि हम लोग साथ में पढ़ाई करें, पूरा का पूरा जीके एंड करेंट लीगल अफेयर्स कंप्लीट करें, तो आप लोग जीके थेरेपी सेंटर भी चेक कर सकते हो। जीके थेरेपी सेंटर 2.0 लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं उसमें, आप लोग भी एनरोल कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक। सो द फर्स्ट टॉपिक इज 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल है, क्योंकि इस बिल के अंदर जो भी मिनिस्टर्स होंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई चीफ मिनिस्टर है, इन तीनों पे को किसी भी तरह का क्रिमिनल केस चल रहा है, और अगर कोर्ट ने इनको 30 डेज के लिए या फिर पुलिस ने इनको 30 डेज तक डिटेन करके रखा, इम्प्रिजेंट रखा, तो 31st डे पे ऑटोमेटिकली ये अपनी पोजीशन से रिजाइन कर जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट क्या चीजें हमको पूछी जा सकती हैं इन आर एग्जामिनेशन, इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज दिस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल जो है ये बहुत ही सिंपल सा है। फर्स्ट, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है, अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस है, इमेजिन करके देखना, अगर आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस है तो आप एक कैसे गुड पर्सन हो सकते हो। ठीक है। अब केस जो है ऑब्वियसली ये दोनों साइड पे डिसाइड हो सकता है कि आप या तो लाइबल हो या तो आप नॉट लाइबल हो। ठीक है। कोई भी चीज डिसाइड हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस है, और इस क्रिमिनल केस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, यानी कि जो क्रिमिनल केस आप पे फाइल किया गया है, अगर उसके अंडर में वो प्रूव हो जाता है तो उसकी जो पनिशमेंट होती है दैट इज 5+ years इन जेल। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बोला गया है कि आपको अपनी पोजीशन को छोड़ना होगा। अब अगर आपके ऊपर केस चल रहा है और केस 30 डेज तक रन हुआ, और 30 डेज तक आप जेल के अंदर रहे, ठीक है, यानी कि 30 डेज तक केस चलना नहीं है, 30 डेज तक आप जेल के अंदर रहे, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी पोजीशन चली जाएगी। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमको बोलता है कि हमको करप्शन नहीं करना चाहिए, हमको गुड गवर्नेंस लानी चाहिए, सारी चीजें लानी चाहिए। और पॉलिटिक्स में इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, सबसे ज्यादा करप्शन है। तो अब अगर किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर, विच मीन्स मिनिस्टर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर किसी भी तरह का इस तरह के केस होते हैं, 30 डेज तक वो लोग जेल में रहते हैं, तो उनको अपनी पोजीशन को छोड़ना होगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्टिव भी हमारा कवर हो गया, गुड गवर्नेंस। थर्ड, मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट का मतलब है पॉलिटिशियंस पे भरोसा लोग बहुत ज्यादा कम करते हैं, जिसके बहुत ही ऑब्वियस रीजंस हैं कि इंडिया में कितने बड़े करप्शन केसेस हुए हैं। तो अब अगर किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर मान लो करप्शन केस हो रहा है, 30 डेज के लिए वो जेल में चला गया, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ था, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अरविंद केजरीवाल को ऑटोमेटिकली रिजाइन करना होगा फ्रॉम हिज पोजीशन। अरविंद केजरीवाल 2-3 महीनों तक वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी थे और वो जेल के अंदर भी थे। इस तरह की चीज अब फर्दर ना हो पाए, इस चीज के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट चीज ये है कि बिल जो है ये अभी पास नहीं हुआ है। बिल के पास होने का मतलब होता है कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मेजॉरिटी के साथ पास हो जाए,
प्लस इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाए। इंडिया में किसी भी चीज को लॉ बनाने के लिए 3 स्टेप्स मैंडेटरी होते हैं। आई बिलीव आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। स्टेप 1 ये हो सकता है या स्टेप 1 ये हो सकता है। अगर स्टेप 1 ये होगा तो दूसरे हाउस में जाता है बिल। तो स्टेप 1 2 इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। स्टेप 3 इज दिस। तो अब मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि इंडिया में लोकसभा एंड राज्यसभा वर्क कैसे करते हैं और इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद लोकसभा ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है इसको हम लोग कहते हैं बाइकामीरल लेजिस्लेचर। बाइकामीरल का मतलब होता है एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें 2 हाउसेज होंगे। 2 हाउसेज होने का मतलब होता है पार्लियामेंट के 2 डिविजन होंगे, 2 पार्ट्स में पार्लियामेंट डिवाइडेड होगी। अब जहां पे भी वर्ल्ड में एक सिंगल हाउस होता है पार्लियामेंट का उसको कहा जाता है यूनिकामीरल। इस बात को याद रखना वर्ल्ड में। लेकिन जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं सारी की सारी मेजर कंट्रीज में बाइकामीरल लेजिस्लेचर है। बाइकामीरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। अब ये जो 2 हाउसेज हैं इसमें से इंडिया में जो अपर हाउस है, अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा एंड जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है लोकसभा। तो ये हो गया लोअर हाउस। लोअर हाउस एंड अपर हाउस में इंडिया को पूरे के पूरे सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया है। तो अब ये जो लोअर एंड अपर हाउस हैं इनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। सबसे पहले पावर्स एंड फंक्शंस। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का एक कॉमन फंक्शन जो है वो है लेजिस्लेटिव डिसीजंस की, हम लॉ बनाने की पावर है। सेकंड, कंट्री के फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, वहां पे बजट वगैरह प्रेजेंट किया जाता है, बजट को पास किया जाता है। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। अच्छा, एग्जीक्यूटिव होता कौन है? एग्जीक्यूटिव होता है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है, आपको शायद पता होगा, एक कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये जो तीनों विंग्स हैं इनमें पावर को बैलेंस करने के लिए एक और डॉक्ट्रिन यूज होती है जिसको कहा जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस बताता है कि तीनों विंग्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तीनों विंग्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई भी विंग अगर अपने काम को छोड़ के किसी दूसरे का काम कर रही है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो दूसरी विंग ऑफ गवर्नमेंट है जिसका काम ब्रीच हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दूसरे जो फर्स्ट विंग ऑफ गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करके रखे। अब फॉर एग्जाम्पल किसी भी लॉ को अगर पास करना है, ठीक है, लॉ पास करने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। तो लेजिस्लेचर पे किस तरह से कंट्रोल करता है? एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैं क्विकली बता दे रहा हूं। तो लॉ कहां पे पास किया गया? लोअर हाउस प्लस अपर हाउस। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे प्रेसिडेंट उसको चेक करता है, तब वो फाइनली इंडिया में इंप्लीमेंट होता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को यहाँ पे बीच में सिस्टम में लाया गया। अब नेक्स्ट होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो होता है ये जुडिशरी करती है। अब जुडिशरी बोल देती है कि हमको ये लॉ सही नहीं लग रहा है, इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स जुडिशरी ने बोला कि हटा देना चाहिए इंडिया के अंदर से, हटा दिए गए। यानी कि जो एक लॉ पास किया था जुडिशरी लेजिस्लेचर ने, उस लॉ को हटा दिया जुडिशरी ने। तो इस तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस वर्क करता है। तो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव में यहां पे अगर हम किसी भी एग्जीक्यूटिव के पर्सन को रिमूव करते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिमूवल की जो पावर होती है वो पूरी की पूरी पावर जो होती है वो होती है लेजिस्लेचर के पास। शायद आपने सुना होगा इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्पीचमेंट। यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन एंड रिमूवल दोनों चीजों में रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाने की पावर अगेन लोकसभा के पास है एंड राज्यसभा के पास है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉल फंक्शन। इलेक्ट्रॉल फंक्शन का मतलब होता है जितने भी लोग लोकसभा में आके बैठ रहे हैं उनका डायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो रहा है। यानी कि आप अपने आर्टिकल 326 के थ्रू, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है कि आप 18 साल से ऊपर हो तो इंडिया के अंदर वोट कर सकते हो, उसको यूज करते हुए सारे के सारे मेंबर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट कर सकते हो। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो है जो हमको लोकसभा के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, एक मिनट थोड़ा सा इसका हटा दिया जाए बेहतर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्टेड बाय मेंबर्स। जो स्पीकर होता है वो इलेक्ट होता है बाय मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने आप में वोटिंग करते हैं और एक चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। जो चेयरमैन पूरे के पूरे हाउस पे ध्यान देता है कि किन चीजों पे बात होनी चाहिए, कि 2 मेंबर्स के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हाउस का माहौल जो है वो पीसफुल होना चाहिए। शायद आपने देखा होगा प्रेजेंटली जो पर्सन है उनका नाम है ओम बिरला, वो करेंटली स्पीकर हैं ऑफ लोकसभा। थर्ड चीज, टर्म कितनी होती है लोकसभा की? याद रखना 5 इयर्स। हर 5 साल पे इंडिया में इलेक्शन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉल फंक्शंस जो होते हैं एवरी 5 इयर्स परफॉर्म किए जाते हैं। डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन करने की पावर किसके पास होती है? डिसोल्यूशन करने की पावर होती है इंडिया में प्रेसिडेंट के पास। डिसॉल्व करने का मतलब होता है हाउस को खत्म कर देना। 5 साल में जैसे ही टेन्योर कंप्लीट हो जाता है ऑफ अ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, तो हाउस को डिसॉल्व कर देते हैं, यानी कि सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनकी पावर नल एंड वॉइड हो जाती है, जीरो हो जाती है।
अब इसके बाद लास्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा सिंपल सा है, 550 टोटल सीट्स हैं। 550 में से करंट स्ट्रेंथ जो है, यानी कि आज कितने मेंबर्स बैठ रहे हैं लोकसभा के अंदर, दैट इज 543। अब इनका इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होने का मतलब है कि पीपल ऑफ द कंट्री वोट करते हैं इनके इलेक्शन में। सिमिलरली अब हम लोग आ जाते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या होता है, टोटल 250 मेंबर्स होते हैं। करंट स्ट्रेंथ यानी कि आज के डेट पे कितने मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो 245। इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 233। 233 पीपल का इलेक्शन होता है। 12 आर नॉमिनेटेड। नॉमिनेट कौन करता है, तो नॉमिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। टर्म कितना होता है, तो इनका टर्म जो होता है 6 इयर्स का होता है। यानी कि अगर मैं एक बार, मान लो यश नाम का एक बंदा था, इसका इलेक्शन हो गया राज्यसभा में, तो 6 साल के लिए यश अपॉइंट हो जाएगा इन राज्यसभा। लोकसभा में होता तो 5 इयर्स के लिए होता। अब इनके जो इलेक्शन होते हैं वो एवरी 2 इयर्स होते हैं। एवरी 2 इयर्स का मतलब है इनकी हर 1/3 सीट्स वेकेंट होती हैं एवरी 2 इयर्स। यानी कि अगर हम लोग 100% ऑफ सीट्स मान रहे हैं, मान लो 100 सीटें हैं, तो 33 सीट्स पे हर 2 साल पे इलेक्शन होगा। यानी कि 6 साल में पूरा का पूरा हाउस जो है वो टर्न अराउंड हो जाएगा। परमानेंट बॉडी है, विच मींस डिसॉल्व नहीं होती है। यानी कि जब इलेक्शन होगा तो भी 2/3 मेंबर्स बैठे होंगे राज्यसभा के अंदर। चेयरमैन कौन होता है, इसके चेयरमैन इंपॉर्टेंट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, उन्होंने रिजाइन कर दिया था और अब इनका इलेक्शन पेंडिंग है। आपको दोनों बीजेपी एंड कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नाम भी पता होने चाहिए। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। कौन, वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस का मतलब होता है क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूं, इसलिए मैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनूंगा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन कहाँ पे हो रहा है, लोकसभा में हो रहा है, राज्यसभा में इलेक्शन नहीं हो रहा है। अब उसके बाद फंक्शंस एंड पावर्स आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बहुत इजी सा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको आई बिलीव समझ जाएगा। तो पार्लियामेंट जो थी बाइकमीरियल थी, लोकसभा राज्यसभा में डिवाइडेड थी, इस तरह से फंक्शन करती है। लॉ बनाने का प्रोसेस क्या होता है, आई बिलीव मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है जो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो थी, हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस कर लिया ऑब्जेक्टिव, कि क्या ऑब्जेक्टिव था जिसकी वजह से हम लोग ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। अब इस बिल के अंदर लिखा क्या है, हम लोग उस चीज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया, ये बिल सिंपली एक ही चीज बोल रहा है कि कोई भी पर्सन, ये है की क्लॉजेस फॉर रिमूवल, कोई भी पर्सन अगर 30 डेज इन कस्टडी होता है तो उसको अपने ऑफिस को छोड़ना होगा। अब अगर पीएम या सीएम है तो उनका 31st डे पे ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो एक मिनिस्टर है। अब मान लो मोदी जी जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इनके अंडर में एक मिनिस्टर है यश, और एक मिनिस्टर है एस जयशंकर। मैं पॉपुलर नेम्स ही बता रहा हूँ, दो ही लोग पॉपुलर हैं अभी तो मोदी जी के दो मिनिस्टर हैं, यश एंड एस जयशंकर। अब क्या हुआ, यश के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा, एस जयशंकर पे भी चार्ज लगा। ठीक है, यश ने तो अब मोदी जी की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, इसको आपको समझना होगा। मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मोदी जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोले, क्योंकि इन पे करप्शन का केस है इन दोनों के ऊपर, इसलिए, और ये दोनों 30 डेज तक जेल में रह चुके हैं, तो इसलिए हमको इनको रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने जब बोला नाम को, तो मोदी जी को यश बहुत पसंद था लेकिन एस जयशंकर बिल्कुल पसंद नहीं था, तो एस जयशंकर के लिए ही बोला मोदी जी ने सिर्फ कि एस जयशंकर को रिमूव कर दो। तो अब हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। लेकिन यश का तो नाम नहीं लिया मोदी जी ने, सिर्फ एस जयशंकर का नाम लिया। तो अब यश कैसे हटेगा, तो यश का ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। तो ये ऑटो रिमूवल बिल्कुल एआई वाला सिस्टम ला रहे हैं मोदी जी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा ऑन 31st डे। अब नेक्स्ट चीज आती है, मान लो मोदी जी पे ही केस हो जाता है, मोदी जी 30 डेज के लिए जेल चले जाते हैं जैसा कि राहुल जी चाहते हैं। अब मोदी जी खुद का नाम तो बताएंगे नहीं प्रेसिडेंट को कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो मोदी जी का भी ऑटोमेटिक रिमूवल होगा। तो ये भी ऑटोमेटिकली ही खत्म होगा इनका टेन्योर ऑन 31st डे। इन दोनों चीजों को मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। ये है थर्ड पॉइंट जो मैंने मिनिस्टर वाला बोला, मिनिस्टर सीजेस ऑफिस इफ नो एडवाइस बाय 31st डे। यानी कि मोदी जी ने यश जी का नाम नहीं बताया, तो यश जी जो है उनको ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन को छोड़ना होगा। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन पीएम्स एडवाइस। पीएम्स एडवाइस का मतलब आई बिलीव आपको समझ गया होगा कि मोदी जी प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, फिर प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उसको बोला है कि इस पर्सन को रिमूव कर दो। ठीक है, अब सेम चीज रोल प्ले होगा गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में। सेम प्रोसेस, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा।
नेक्स्ट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग क्या क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो फर्स्ट चेंज जो हमने लाया है दैट इज आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डिफाइन करता है यूनियन गवर्नमेंट को। ये बताता है यूनियन गवर्नमेंट क्या होगी। तो इसका बताना है यहाँ पे कि यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है कोई भी पार्टी, इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास मेजॉरिटी है इन लोकसभा, दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ठीक है। अब जो भी लीडर ऑफ लोकसभा होगा, यानी कि जिस भी पर्सन के पास मेजॉरिटी होगी इन लोकसभा, जैसे कि मोदी जी के पास है, तो वो पर्सन बनता है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये प्रेसिडेंट को बोलता है कि मैं किन लोगों को अपने अंडर में मिनिस्टर बनाना चाहता हूं। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फाइनली ओथ दिलाते हैं उन सारे के सारे लोगों को। ठीक है। प्रेसिडेंट लेकिन पीएम को भी ओथ दिलाते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने मोदी जी को ओथ दिलाई थी, आई बिलीव आप लोग सबने वीडियोस देखी होंगी वो वाली। तो अब ये यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है आर्टिकल 75। अब आर्टिकल 75 जो है इसी के थ्रू यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट में एक नया चेंज लाया गया है, एक चीज को प्लस कर दिया गया है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट में कोई भी पर्सन 30 डेज तक जेल के अंदर रहता है तो उस पर्सन को रिमूव कर दिया जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर हो चीफ मिनिस्टर हो। ऑटोमेटिक रिमूवल हो सकता है या फिर ऑन एडवाइस ऑफ पीएम या सीएम रिमूवल हो सकता है। नेक्स्ट है सेम चीज आर्टिकल 164, ये अप्लाई करता है स्टेट के ऊपर। तो फर्स्ट डिफाइन कर रहा था यूनियन गवर्नमेंट को, ये डिफाइन कर रहा है स्टेट को। आर्टिकल 239(8) डिफाइन करता है यूनियन टेरिटरीज को। इस चीज को याद रखना, इस तरह से कैटेगराइजेशन आपको पता होनी चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट कहाँ पे डिफाइंड है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे डिफाइंड है, एंड यूनियन टेरिटरीज किस तरह से डिफाइंड है। इन तीनों के ऊपर ये पूरा का पूरा लॉ इंप्लीमेंट होगा। आई बिलीव आपको स्ट्रक्चर सही लग रहा होगा। हम लोग ने बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि कुछ नया करें इस तरह का, एंड फाइनली एग्जीक्यूट किया है। काफी मेहनत लगती है इस चीज को बनाने में, शायद आपको दिख रहा होगा, लेकिन फास्टर हो जाती है क्लास और सही सी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीएम या सीएम अगर इन कस्टडी होते हैं 30 डेज के लिए तो उनका साथ क्या होगा। मस्ट रिजाइन बाय 31st डे, जो कि मैंने आपको बता दिया। ऑटोमेटिकली सीजेस ऑफिस, ऑटोमेटिकली सीजेस ऑफिस का मतलब होता है कि उनको ऑटोमेटिकली छोड़ना होगा। और गवर्नर नहीं हटाता है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नहीं हटाता है, तो स्टिल उनका ऑफिस जो है वो उसकी टेन्योर खत्म हो जाएगी उनके लिए। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, दैट इज रिमूवल, रिमूवल रिवर्सिबल अपॉन रिलीज। ठीक है। अब मान लो मेरा जो केस था उसमें मेरे को 30 डेज की जेल तो हो गई, लेकिन 50th डे पे ये प्रूव हो गया कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखो कोई भी केस होता है तो उसमें दो डिसीजन आ सकते हैं, आइदर कोई पर्सन लाइबल है या फिर कोई पर्सन लाइबल नहीं है, नॉट लाइबल या फिर लाइबल। तो अब अगर लाइबल होता है यानी कि गिल्टी होता है, कॉन्विक्ट होता है, तो उस पॉइंट पे तो बात खत्म हो गई। ठीक है, उसकी पोजीशन हमेशा के लिए चली गई, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन अगर कोई पर्सन नॉट लाइबल होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आदमी फिर से मिनिस्टर बन सकता है गवर्नमेंट के अंदर। इमेजिन करना अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल जो थे वो 60 दिन तक जेल में रहे। ठीक है, 60 डेज तक। तो अब इस न्यू लॉ के हिसाब से उनको ऑटो रिमूवल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उनको रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम ऑफिस। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के बारे में पता चला 70th डे पे कि अरविंद केजरीवाल की तो कोई गलती ही नहीं थी। तो अरविंद केजरीवाल दोबारा अब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ऑब्वियसली इलेक्शन जीतना पड़ेगा, लेकिन अगर वो इन पावर होते तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन होता। आई बिलीव आपको समझ गया होगा। ये हम लोग का टॉपिक 1 था, इजियर बनाने के लिए मैंने किया थोड़ा सा बोर्ड वगैरह। अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स टॉपिक 2। टॉपिक 2 जो है, अच्छा, ऑनलाइन गेमिंग वाला जो टॉपिक था उसको मैं इस सेशन में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको कवर किया है, एंड आई बिलीव आपने कहीं ना कहीं उसको देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। और अगर नहीं देखा पढ़ा है तो फिर जीकेटीसी आपके लिए अवेलेबल है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक 2 जो है ये थोड़ा सा अजीब सा है और जितने भी लड़के हैं उनको शायद सुनने में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगी इसके बारे में। ये है इंडिया का न्यू नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। सबसे पहली चीज जो ये बिल करने वाला है दैट इज इंडिया में जितने भी अभी तक के स्पोर्ट्स लॉ थे उन सारे के सारे स्पोर्ट्स लॉज को खत्म कर रहा है। यानी कि इस बिल के आने से इंडिया के सारे स्पोर्ट लॉज को खत्म कर दिया गया है, नल एंड वॉइड कर दिया गया है। अब अगली बात आती है कि भाई इस बिल की जरूरत क्या पड़ गई। ठीक है, ऐसा क्या जरूरत है इस बिल की कि हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन पार्लियामेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है इसका बहुत ही सिंपल सा और बेकार सा ऑब्जेक्टिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया, दैट इज मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि विदेश वाले जो लोग हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि तुम नाइजीरिया से मैच करने लगोगे या किसी एक बिल्कुल बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपटीशन में आ जाओगे। ग्लोबल कंट्रीज तो ये भी हैं, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में
उनका स्पोर्ट्स फेडरेशन कैसे चलती है, वन, एंड टू, वो अपने एथलीट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, हमको उस चीज को सीखना है। ठीक है, यही मतलब है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का। तो हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडाप्ट करना है अपने देश के लिए, इंडिया के लिए। तो फेडरेशन एंड एथलीट्स के लिए हम लोग क्या भला कर सकते हैं? शायद आपने देखा होगा आज से कुछ वक्त पहले बहुत सारे एथलीट्स जो थे वो धरने पे बैठे हुए थे, क्योंकि उनको मल्टीपल तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। तो अब उस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या सेक्सुअल हरासमेंट की जो एथलीट्स की कंप्लेंट होती है इंडिया में, वही सॉल्व नहीं होती है। तो अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे तो हमको वहां पे अपने लॉज को, अपने वर्किंग सिस्टम को, सबको चेंज करना पड़ेगा कि किस तरह से हम फंक्शन कर रहे हैं। वो कंप्लीटली फंक्शनिंग की ओवरहॉलिंग होगी। ओवरहॉलिंग के लिए ही मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि इंडिया में जितने स्पोर्ट्स के लॉज हैं, सारे के सारे स्पोर्ट्स के लॉज को ये बिल खत्म कर रहा है। तो पहली बात तो हो गई कि हमको मीट करना है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को। सेकेंड जो चीज है यहाँ पे, रिड्यूस कोर्ट केसेस। इंडिया में बहुत ज्यादा कोर्ट केसेस होते हैं स्पोर्ट्स फेडरेशन में वर्सेस एथलीट। कैसे केसेस होते हैं, मैं एकदम क्विकली एग्जांपल देता हूँ, शायद तुम लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे, स्पेशली लड़के जो क्रिकेट देखते हैं। कि श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं लिया गया। ठीक है, श्रेयस अय्यर अपने लाइफ के बेस्ट फॉर्म में है और उसको एक टूर्नामेंट में लेके ही नहीं जा रहे हो तुम। अब श्रेयस अय्यर क्या करेगा कि श्रेयस अय्यर जाके बीसीसीआई के ऊपर केस कर सकता है। स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, फेडरेशन का मतलब बीसीसीआई भी है यहाँ पे। श्रेयस अय्यर जाके फेडरेशन पे केस कर सकता है, तो केस बन जाएगा श्रेयस अय्यर वर्सेस बीसीसीआई। ठीक है, अब ये जो केस होता है इंडिया में, तुमको पता ही है केस डिसाइड होने में कितना ज्यादा वक्त लगता है। अब ये केस अगर 4 साल बाद डिसाइड होगा तो वो टूर्नामेंट सेकंड टाइम होने लगेगा। ठीक है, तो अब श्रेयस अय्यर के लिए सेंसिबल डिसीजन क्या है कि भाई केसेस ना करो, सिंपली मैटर को सॉर्ट आउट कर लो इजियर तरीके से। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कोशिश की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की है कि जो एथलीट्स के कोर्ट केसेस हैं उनके नंबर्स को रिड्यूस कर पाए और हम एक बेटर मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर पाए जिससे ये कोर्ट केसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिमूवल। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, बीसीसीआई जो है ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल बॉडी है, क्योंकि बीसीसीआई पे सबकी नजर होती है, तो बीसीसीआई के ऑपरेशंस जो होते हैं बहुत ज्यादा क्लीन होते हैं। लेकिन इंडिया में बाकी किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन को देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में होती है स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया में। मतलब बहुत ही टेरेबल टाइप की स्पोर्ट्स फेडरेशन होती हैं इंडिया में, जो एथलीट्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती हैं। इंडिया की टीम जो थी, खो खो वर्ल्ड कप जीती थी, खो खो वर्ल्ड कप जीत के उनको ऑटो में लाना पड़ा खो खो वर्ल्ड कप को। अब तुम इमेजिन कर सकते हो किस तरह से उनके स्पोर्ट्स फेडरेशन ने उनको ट्रीट किया है। ठीक है, तो बीसीसीआई तो ऑब्वियसली वो तो प्लेन कर सकता है किसी भी एक सिंगल प्लेयर के लिए, लेकिन और सारी स्पोर्ट्स फेडरेशन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, रिमूव कंफ्यूजन ऑन रनिंग फेडरेशन। यानी कि फेडरेशन को कैसे रन करना है यही नहीं पता है आधे से ज्यादा फेडरेशन को। अब जैसे खो खो फेडरेशन है, खो खो फेडरेशन के साथ क्या होता है कि वहां पे एडहॉक चीफ ले आते हैं। एडहॉक चीफ का मतलब एडहॉक चेयरमैन। चीफ चेयरमैन एक ही चीज होती है, एडहॉक चेयरमैन ले आते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम एक टेम्परेरी आदमी को चेयरमैन बना लेते हैं कुछ दिन के लिए। अरे भाई, ऐसे कैसे चलाओगे, ऐसे कैसे ग्रो करोगे? बाकी सारे स्पोर्ट्स को सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट ग्रो करना है तो एक अलग चीज हो जाती है। तो अब कंफ्यूजन को रिमूव करना चाहते हो, स्पोर्ट्स फेडरेशन कैसे चलेगा? एथलीट्स वेलफेयर जो कि बहुत ही प्राइमरी चीज है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि स्पोर्ट्स फेडरेशन कितना पैसा खर्च कर रहा है, इसका इंडिया में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अब हम उसको अकाउंट्स में लेके आएंगे कि भाई स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है उसको पैसे कौन दे रहा है? टैक्स पेयर दे रहा है, तुम्हारे मम्मी पापा दे रहे हैं। तो अब वो जो तुम्हारे मम्मी पापा का पैसा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? ठीक है, इंडिया में स्पोर्ट्स फेडरेशन पे तुम आरटीआई भी फाइल नहीं कर सकते, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब उन चीजों को चेंज किया जा रहा है। अगली बात आती है कि अब ये बिल जो है ये क्या न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहली चीज जिस जो ये इंट्रोड्यूस करने वाला है दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड होगा, इसको किस तरह से बनाया जा रहा है, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना, क्योंकि स्ट्रक्चर तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड होगा, एनएसबी, एनएसबी ने बोला है कि एनएसबी जो होगा ये इंडिया में सबसे सुप्रीम बॉडी होगी, कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह ऑपरेट करेगा। अब इसके नीचे सारे के सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन की बॉडीज आ जाएंगी, जैसे मान लो टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टेनिस फेडरेशन जो है इसके अंडर में आ गया, बीसीसीआई इसके अंडर में आ गया, खो खो फेडरेशन इसके अंडर में आ गया। अब इस तरह से जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया में वो सारे के सारे फेडरेशन इनके अंडर में आएंगे। अब जो एनएसबी होगा, एनएसबी को इतनी पावर्स दे दी गई, पावर नंबर वन, कि ये किसी भी बोर्ड को, यानी कि किसी भी फेडरेशन को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पे, अगर वो कोई भी मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो उनको कैंसिल कर सकता है।
या फिर सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड और कैंसिल में अंतर क्या होता है? कैंसिल का मतलब होता है हमेशा के लिए खत्म कर दिया मैंने किसी फेडरेशन को। सस्पेंड का मतलब होता है अभी मैं जांच पड़ताल करूंगा और कुछ दिन के लिए भाई तुम ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैंसिल और सस्पेंड करने की पावर दे दी गई है एनएसबी को। अगली बात, एनएसबी के पास पावर होगी कि जितने भी फंड्स आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड प्रेजेंट करना होगा फेडरेशन को टू एनएसबी। जितनी भी पैसे की डीलिंग होगी वो सारी की सारी एनएसबी के सामने होगी, यानी कि बीसीसीआई कितने पैसे कमा रहा है, आईपीएल कितने पैसे में कंडक्ट हो रहा है, खो खो फेडरेशन के पास कितना पैसा है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो होंगे वो एनएसबी के पास होंगे। तो ये मेनली काम होगा एनएसबी का। अब इसके बाद सेकंड चीज जो है, आरटीआई ऑन मनी स्पेंट। आरटीआई जो होता है इसका मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन वर्क कैसे करता है? कोई भी अगर गवर्नमेंट बॉडी है तो सारी की सारी गवर्नमेंट बॉडीज के अगेंस्ट में आप फाइल कर सकते हो, एक्सेप्ट अ फ्यू गवर्नमेंट बॉडीज जिनको अलग अलग कैटेगरीज में एक्सेप्शन दिया गया है। फॉर एग्जांपल आर्मी जो है एक कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन है कि उसके अगेंस्ट में कोई भी पर्सन आरटीआई फाइल नहीं कर सकता है। अभी जो इंडिया में सबसे फेमस आरटीआई फाइल की जा रही है वो फाइल की जा रही है मोदी जी के बारे में, कि मोदी जी सच में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं कि नहीं। ठीक है, तो कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई तुमको क्यों दिखाई डिग्री, मोदी जी ग्रेजुएट है, हम बता रहे हैं, बात खत्म। तो आरटीआई में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि गवर्नमेंट विद इन 30 डेज किसी भी पब्लिक क्वेश्चन को आंसर करे। ठीक है, तो सारे के सारी पब्लिक चीजें जो है विद इन 30 डेज गवर्नमेंट का आंसर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आज तक इंडिया को आजाद हुए 75+ ईयर्स हो गए, स्पोर्ट्स फेडरेशन को कभी भी आरटीआई के एम्बिट में नहीं रखा गया। लेकिन अब उसको ले आया गया है 2025 में थ्रू दिस बिल। अब यहाँ पे क्या करेगा ये, कि जो भी पैसा स्पेंड किया जा रहा है, ये पैसे के बारे में हम जानकारी क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि पैसा तुम किसका स्पेंड कर रहे हो? पैसा तो तुम हमारा ही स्पेंड कर रहे हो, टैक्स पेयर्स मनी स्पेंड कर रहे हो। तो टैक्स पेयर का जो भी पैसा तुम स्पेंड कर रहे हो, यानी कि फेडरेशन स्पेंड कर रहा है, उसके बारे में आरटीआई के थ्रू कोई भी इंसान जान सकता है। नेक्स्ट ये लोग सेटअप करना चाहते हैं थर्ड पॉइंट में नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। इसके बारे में भी तुमको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल जो होगा, या फिर मैं इसको और बेहतर तरीके से इजियर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। इंडिया में मान लो किसी भी एथलीट में ने केस कर दिया फेडरेशन के ऊपर, जैसे कि श्रेयस अय्यर ने कर दिया, किया नहीं है, मैं बता रहा हूं बस एग्जांपल के लिए, श्रेयस अय्यर ने केस कर दिया बीसीसीआई पे। अब इन दोनों का केस जो है इसको किस तरह से डील किया जाएगा? क्योंकि जैसा कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, बहुत ज्यादा लिटिगेशन होता है बिटवीन एथलीट एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो हमको उसको कम करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव विद द बिल था। तो अब इसको कम करने के लिए क्या फर्स्ट स्टेप लिया गया? इन्होंने बोला कि कोई भी डिस्प्यूट है सबसे पहले फेडरेशन में इंटरनली सॉल्व करने की कोशिश करो। फेडरेशन में बैठो, क्योंकि हम फेडरेशन को कैसे चलाना है उसकी पूरी गाइडलाइंस बता दे रहे हैं। हम एनएसबी को बना दे रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड को बना दे रहे हैं। तो तुम लोग पहले इंटरनली सॉल्व करने की कोशिश करो, कि बीसीसीआई और श्रेयस अय्यर बात करें कि भाई क्या हो गया है, कैसे हो गया है, सॉल्व करो बात को। अगर बात सॉल्व नहीं होती है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी जो हायर बॉडी होगी दैट इज गोइंग टू बी एनएसटी, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। तो इनको जाना होगा नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के पास, वहां पे केस फाइट करना होगा। अब ट्रिब्यूनल की स्पेशलिटी ये होती है कि ट्रिब्यूनल किसी भी केस को सॉल्व करता है विद इन 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने में हमको पता चल गया कि श्रेयस अय्यर गलत है या बीसीसीआई गलत है। अब अगर ट्रिब्यूनल के डिसीजन से श्रेयस अय्यर खुश नहीं है तो श्रेयस अय्यर कहीं और नहीं जा सकता एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि हमने बीच से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट को कंप्लीटली रिमूव कर दिया। अब किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। आपको ये शायद समझ आ रहा होगा कितनी बड़ी बात है। तो अब कोई भी पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आफ्टर एनएसटी। तो अब 3 लेयर्स पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, फेडरेशन के अंदर इंटरनली सॉल्व करो। सेकंड, एनएसटी सॉल्व करेगा, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। एंड थर्ड, सुप्रीम कोर्ट। नो हाई कोर्ट, नो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल। ना एक नई एक बॉडी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं फर्दर। इस बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो इलेक्शंस होते हैं, कि बीसीसीआई के अंदर जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। ठीक है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन ना हो, करप्शन ना हो, करप्शन फ्री सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। लास्ट है रेगुलर ऑडिट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि कोई भी फेडरेशन, यानी कि एग्जाम्पल बीसीसीआई, बीसीसीआई ने मान लो एक टूर्नामेंट होस्ट किया, मान लो चैंपियंस ट्रॉफी या फिर वर्ल्ड कप। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में गवर्नमेंट ने या फिर बीसीसीआई ने कितना खर्च किया, या फिर आईपीएल में कितना खर्च किया, या फिर मान लो किसी भी दूसरे इवेंट में बीसीसीआई ने कितना पैसा खर्च किया, इसका कोई रिकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं किए जाते थे। लेकिन अब इनको अपने रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करना होगा और इस पूरे रिकॉर्ड को इनको सबमिट करना होगा टू नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, एनएसबी। एनएसबी के बारे में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था।
तो एनएसबी को सारे रिकॉर्ड्स प्रेजेंट करने हैं और रेगुलर अकाउंट्स को मेंटेन करना है, विच मींस करप्शन को आप कम करने की कोशिश कर रहे हो। पैसा किसका है? टैक्स पेयर का है। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक इजियर सा टॉपिक है। तो इस टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ लीडिंग बिल। बिल्स का मतलब है जो हम लोग बेसिक कहीं खाना खाने जाते हैं तो जो पैसा देते हैं बिल आता है, ये वही वाला बिल है। इसको कहा गया है बिल्स। ये जो बिल है ये पार्लियामेंट वाला बिल है। ठीक है। अगला वर्ड आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लीडिंग। लीडिंग का मतलब क्या होता है? लीडिंग का मतलब होता है पार्किंग। जैसे हम लोग कार पार्क करते हैं तो कार पार्क करने पे हमको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं जाके कार या बाइक पार्क की, किसी मॉल में जाके मैंने पार्क कर दी, तो अब मॉल वाले जो होंगे मुझसे पार्किंग टिकट मांगेंगे। पार्किंग टिकट जो होती है वो 20 रुपए की होगी। तो ये जो 20 रुपीज की पार्किंग टिकट है, मान लो अब इसको हम शिप पे लगा रहे हैं। शिप की पार्किंग को कहा गया है लीडिंग। यानी कि मैंने शिप ली और शिप को मैंने कहीं भी किसी भी पोर्ट पे पार्क किया। अब इस पोर्ट पे जब मैंने पार्क किया अपनी शिप को, तो उसका जो चार्ज लगेगा, चार्ज ऑफ पार्किंग, उसको कहा जाता है लीडिंग। अब यहाँ पे बोला गया है बिल्स ऑफ लीडिंग बिल, यानी कि बिल आ रहा है ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ पार्किंग। बिल ऑफ पार्किंग योर शिप, या कोई भी चीज जो पानी में तुम पार्क कर रहे हो। अब ये जो होता है ये एक बहुत ही क्रूशल डॉक्यूमेंट होता है। इस बात को याद रखना। ये क्रूशल डॉक्यूमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट के थ्रू वर्ल्ड में ट्रेड रन करता है। अब जब ट्रेड किस तरह से फंक्शन करता है कि मान लो कुछ मैं गुड्स लेके आ रहा हूं फ्रॉम यूएसए। ठीक है। एक कंपनी है एक्स। एक्स ने कुछ गुड्स को इंडिया में ट्रेड किया और इंडिया में इन गुड्स को पहुंचा दिया। अब जो एक्स का शिप है वो इंडिया में लेडिंग होगी उसकी। तो ये जो लेडिंग होगी इसका चार्ज इंडिया लेगा। ठीक है, क्योंकि हमने तुम्हारे शिप को पार्क होने दिया। अब इस तरह से अलग अलग कंट्रीज से भी तो हमारा ट्रेड हो रहा है ना। तुम अगर बहुत ज्यादा टाइम लोगे तो उसका ज्यादा पार्किंग का चार्ज भरना पड़ेगा। जैसे स्टेशन पे होता है कि आवर्स के हिसाब से पार्किंग होती है, तो सेम फंडा यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। एंड फर्दर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो क्रूशल डॉक्यूमेंट है, ये हम लोग को ये भी बताता है कि कोई भी अगर गुड्स आए तो उसका ओनर कौन है। ठीक है। तो ओनर जो होगा उसके पास बिल होना चाहिए कि ये मेरे गुड्स आए हैं, ये इसका पार्किंग चार्ज रहा। तो अब हम लोग के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? उसका भी बहुत सिंपल सा रीजन है। क्योंकि जितनी भी स्मगलिंग है, ठीक है, वो सारी की सारी स्मगलिंग जो है वो पानी के रूट से होती है। अगर इंडिया में तुमको ड्रग्स भेजना है, कोकेन भेजना है, या फिर कहीं से चुराया हुआ आईफोन भेजना है, तो उसको तुम स्मगल करोगे तो पानी के थ्रू करोगे। पानी से स्मगल करना इजीएस्ट होता है। सी रूट से स्मगल करना इजीएस्ट होता है। तो अब जब कोई गुड आ रहा है तो उसके ओनर के पास ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम उस गुड को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम बोल देते हैं ये गुड्स हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट नहीं है तुम्हारे पास, तुमने इसका चार्ज नहीं भरा है। अब अगर तुम एक सही जेन्युइन पर्सन हो तो तुम इस बिल को कटवा के रखोगे। उसके बाद तुम्हारी फर्म जो होगी एक रजिस्टर्ड फर्म होगी, जिसको मैं ये बिल दे रहा हूं कि तुम अपने शिप को या तुम्हारा जो भी सामान आ रहा है थ्रू शिप, उसको तुम पार्क कर सकते हो मेरे पोर्ट पे। अब ये जो इंडिया में लॉ था, बिल्स ऑफ लीडिंग बिल, अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे थे, वो बिल जो था वो 1856 का बिल था। तो 1856 के लॉ को हम लोग ने चेंज करा है 2025 में। तो अब तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा पुराना लॉ था जो इंडिया में 2024-25 तक फॉलो हो रहा था। लेकिन रिसेंटली इसको चेंज करने का इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। अब फिर से जल्दी जल्दी हम लोग इसे की फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। तो की फीचर्स जो है हम इसको क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? तो इंट्रोड्यूस करने का सबसे पहले और प्राइमरी रीजन है कि 1856 की लैंग्वेज जो थी उससे आज के डेट में हम लोग बहुत डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा कॉलोनियल लैंग्वेज थी। ठीक है। कॉलोनियल लैंग्वेज का मतलब है जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तो वो जिस तरह की इंग्लिश को यूज करते थे उस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई थी, जो आज के लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। प्लस स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग जो था, यानी कि पूरा अगर अब बिल जो हम लोग बनाते थे, अब तुम सोचो बिल पे लिखा होगा 1856। ठीक है, कि जैसे कंपनीज एक्ट होता है तो कंपनीज एक्ट पे लिखा होता है तुम कोई भी कंपनी बनाओगे इंडिया में तो तुम्हारे उस पे लिखा रहता है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, उस पे लिखा हुआ है बिल्स ऑफ लीडिंग बिल 1856। और उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ओल्ड स्ट्रक्चर है जो ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे। आजाद इंडिया का स्ट्रक्चर नहीं था। दूसरी चीज यहाँ पे जो दूसरा रीजन बताया है, स्ट्रीमलाइन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। यानी कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, किसकी क्या क्या अधिकार होंगे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उन दोनों को क्लियरली लिख देना है। यानी कि ओनर के क्या राइट्स होंगे,
पोर्ट अथॉरिटी के, कस्टम्स के क्या क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, गुड्स चोरी नहीं होने चाहिए, अगर हमने बिल्स ऑफ लेडिंग बिल है तो हमको टाइमली पार्किंग मिल जानी चाहिए। ये सारी चीजों को क्लियरली लिख दिया है। नेक्स्ट है इसमें क्लैरिटी इन डिस्प्यूट, यानी कि गलती किसकी है ये हमने प्री डिटरमाइन कर दिया है इसको क्लियरली लिख के। ठीक है। लास्ट है 1856 में, क्योंकि डिजिटल चीजें नहीं होती थी, आज डिजिटल चीजें हैं, तो हमने डिजिटल पुश देने की कोशिश की है। नेक्स्ट है इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के अंदर। फर्स्ट एंड मेजर इम्पैक्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि इंडिया में बाकी जो ग्लोबल डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इंटरेस्टेड होंगी इस नए सिस्टम के साथ वर्क करने में उनके लिए, क्योंकि इजियर सिस्टम होगा। ये इंडिया की इमेज को ग्लोबली इंप्रूव करेगा, इनहेंस करेगा। थर्ड, लोअर लीगल रिस्क, यानी कि जो भी तुम्हारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, अगर वो सेट कर दिए मैंने, जो यहाँ पे मैंने बताया, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सेट हो गए, क्लैरिटी इन डिस्प्यूट हो गया सेट, तो अब जो मेरा लीगल रिस्क है वो भी अपने आप लोअर डाउन हो जाएगा, कि मेरे को ऑलरेडी पता है ना कि मेरे साथ क्या हो सकता है, कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। क्योंकि इंडिया में इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन को रिमूव करने की कोशिश की गई है। अब लास्ट बात इसमें तुमको याद रखनी है, इस बिल के अंडर, जो नया बिल लाया गया है, इस बिल के अंडर में ई बिल्स मेंशन नहीं है। ई बिल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल्स। इलेक्ट्रॉनिक बिल्स शिप लेडिंग के लिए मेंशन नहीं है इस बिल के अंदर। गवर्नमेंट का यहाँ पे बोलना है, ऑपोजिशन ने इस चीज पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे बोलना है कि हम लोग इस बिल को, एक नया बिल पास करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिल्स के लिए, हम लोग एक डिफरेंट एक्ट ही बना देंगे। अभी जो पूरा का पूरा बिल है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये इसकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। इसके मिनिस्टर का नाम है सर्बानंदा सोनोवाल, नाम को भी याद रखना, सर्बानंदा सोनोवाल इसके मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री में। तो इन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है, इसके बारे में तुमको बस बेसिक सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा परेशानीदायक बिल नहीं है ये। अब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहा हम लोग का थर्ड बिल जिसकी हम लोगों ने बात की नोट्स के लिए। ये था हम लोग का सेकंड बिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। और ये था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई बिलीव काफी सारी चीजें समझ आई होंगी। लीगल के टॉपिक्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, इसलिए मैं तुम लोग को सुपरफिशियल मैनर में कवर करता हूँ, कि फालतू की चीजें पता ना हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पता हो जो लीगल या जीके में आ सकती हैं। और इसके बाद फर्दर हम लोग जीके के बेसिक टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे, और आप जीके